हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? टेस्टिस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और जो एसेसरी डक्ट्स थे उन सबके बारे में हमने पढ़ रखा, ठीक है। सहायक ग्रंथियां तो थी, उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ गया ना शुक्राणु जनन। अब मेल में शुक्राणु जनन मेल में कैसे होता है, इन सबके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम तो ये पढ़ते हैं, आपने शुक्राणु जनन होता कहाँ है? शुक्राणु जनन होता कहाँ है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में, अगर आपको ध्यान होगा, पढ़ाया था सेमनीफेरस टिबियम, शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका, या इसे बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है। सेमनीफेरस टिब्यूल। इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के सेल्स होती हैं। आपकी इसमें दो प्रकार के सेल्स होती हैं। जो पहली सेल्स हैं उसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल, या इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। तो मेल जर्म सेल ये क्या हो? शुक्र जनन कोशिका या जननिक कोशिका बोल सकते हो। तो आपकी कैसी होंगी? जननिक सेल कोशिका होंगी आपकी, ठीक है। और दूसरी आपकी क्या कौन सी होंगी? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। जो सर्टोली सेल होती हैं और इसको बोलते हैं अवलंबन, अवलंबन कोशिका। तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्टोली, आपकी ये सर्टोली कोशिका होंगी, ठीक। मैंने आपको बताया क्या था, जो मेल जर्म सेल पहला होगा, दूसरा सर्टोली। मेल जर्म सेल में ही होती है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब इसी ये से यही सेल आपकी स्पर्म बनाएंगी। ये सेल आपकी स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगी। इनके बारे में बता दिया, लेकिन फिर से जान लो। सर्टोली सेल क्या करेंगी? बनने वाली स्पर्म को नरिशमेंट देंगी, नरिशमेंट देंगी, ठीक है। नरिशमेंट मतलब पोषण, ठीक। आपकी जो बनी सेल्स, सर्टोरी सेल, ये आपकी नरिशमेंट देती हैं, बनने वाली सेल को पोषण देती हैं। मेल जर्म सेल इसमें ये आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो मेरा मेन मकसद कहाँ है? मेल जर्म सेल पे। अच्छा, इसमें 3 प्रोसेस आपको गुजरने पड़ेंगे। इसमें आपको 3 प्रोसेस से गुजरने पड़ेंगे। पहला प्रोसेस जो आपका होगा गुणन अवस्था, गुणन अवस्था। गुणन अवस्था को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज आपका पहला ये फेज होगा। अब बात करते हैं गुणन अवस्था की। गुणन अवस्था में क्या होता है? ये भ्रूण में स्टार्ट होता है। कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में। नहीं, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी होता है, ठीक है। भ्रूण अवस्था में जो आपकी सेमनीफेरस टिब्यूल, देखो मैं बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ को? सेमनीफेरस टिब्यूल। तो अवस्था में जो आपकी शुक्रजन नलिका होती है, शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका यानी सेमनीफेरस टिब्यूल, जो आपके शुक्रजन नलिका होती है, इसी के अंदर जो आपकी सेल्स होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी। इसके अंदर जो सेल होंगे उसे बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमोडियल सेल, सॉरी। शुक्रजन नलिका में जो कोशिकाएं होंगी, कोशिका होगी आपकी होगी प्राइमोडियल सेल, प्राइमोडियल सेल, ठीक है। प्राइमोडियल सेल को हम बोलेंगे प्राथमिक जननी कोशिका, प्रारंभिक जननिक कोशिका, ठीक है। जो प्रारंभिक जननी कोशिका होंगी, प्राइमोडियल सेल, ये लगातार माइटोसिस करेंगी। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करके ये ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन करेंगी। अब जो ढेर सारी सेल्स बनेंगी, ये इनकी पोलैरिटी कैसी होगी? डिप्लॉइड, ये नहीं होगी डिप्लॉइड।
तो अब ये आपकी स्टार्ट कहाँ होती हैं, भ्रूणावस्था में। तो शिशु तक आते आते, शिशु का विकास होते होते ये आपकी जननिक एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। जननिक एपिथेलियम, जननिक एपिथेलियम, चर्म एपिथेलियम थेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये कहाँ तक, शिशु का विकास होते होते, ठीक है, जब शिशु का विकास हो रहा होता है शिशु अवस्था में, इसमें कन्वर्ट होती है। और जैसे यौन अवस्था आती है, यौन अवस्था आती है, आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ढेर सारे हार्मोन्स आपके सिक्रेट होते हैं। उस जो आपकी जननी एपिथेलियम होती है, उस समय सक्रिय होकर शुक्रजन कोशिका के कई स्तर बना लेती है। यौन अवस्था में आपके ढेर सारे हार्मोन सिक्रित होते हैं। उस समय जननिक एपिथेलियम आपके मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया की कई मतलब ढेर सारी सेल बना लेती हैं, जिसे बोलते हैं शुक्रजन कोशिका। इसको बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, ठीक है। कुछ शुक्रजन कोशिका के ढेर सारे, ये आपके शुक्रजन कोशिका के ढेर सारे लेयर बन जाते हैं। सारे लेयर आपके बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है वृद्धि फेज। सेकंड आपका आता है वृद्धि फेज। वृद्धि अवस्था मतलब ग्रोथ फेज, ठीक है। अब जो ग्रोथ फेज आया वृद्ध अवस्था में, इसमें जो आपकी शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं, ये आपकी वो शुक्रजन नलिका में ही आपकी जो मेल जर्म सेल होती हैं, ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती है, ठीक है। आपकी जो शुक्रजन नलिका होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेती हैं। यानी जो शुक्रजन कोशिका होती हैं, शुक्रजन कोशिका है, यहाँ प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिका में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये आपका हुआ ग्रोथ फेज। अब परिपक्व फेज को समझते हैं। अब थर्ड आपका क्या आता है, परिपक्व फेज, मैचुरेशन फेज। परिपक्व फेज अवस्था, मैचुरेशन फेज, ठीक। इसमें बस इतना ही समझिए आप, जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटिड में। तो आपकी स्पर्मेटिड जो होती हैं उसे बोलते हैं पूर्व शुक्राणु। और इसमें आपका होता है मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। मतलब हमको पढ़ना क्या है, परिपक्व फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनाना है। देखो मैंने ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको भी ग्राफ दूंगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, उस ग्राफ के तरीके से, मतलब आपको डायरेक्ट समझाया जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ में पहले तो आप यहाँ पोलाइड डाल लीजिए, ठीक है। हेप्लॉइड होगा डिप्लॉइड। यहाँ आपकी सेल का नेम, कोशिका का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ सेल, कौन सी कोशिका है, और स्टेज, उसकी अवस्था क्या है, उस अवस्था में समझेंगे, ठीक है। तो हम पहले समझते क्या, स्टार्ट करते हैं। आपकी इनिशियल में क्या थे, प्राइमोडियल सेल, ठीक है। तो आपकी स्टार्टिंग क्या थी, प्राइमोडियल सेल। मान लो कि आपकी क्या है, प्राइमोडियल सेल।
प्राइमोडियल सेल, ठीक है, प्लॉइडी 2n थी, ओके। अब ये क्या करेंगे, लगातार डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था कि कौन सी डिवीजन होती है, कौन सी डिवीजन होती है, समसूत्री। यहाँ पर कौन सा हुआ, समसूत्री विभाजन लगातार होता है, माइटोसिस हुआ, ओके। क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान। अगर यहाँ पर 2n है, यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर भी 2n, तो यहाँ बनने वाले सभी सेल की क्या होंगे, 2n, ठीक है। ये आपकी प्राइमोडियल सेल थी, ये आपके मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन की, कौन सी है, यहाँ पर आपकी बनी मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ठीक है, शुक्रजन कोशिका, ठीक है। जो यानी यहाँ जो प्राइमोडियल सेल है वो प्राथमिक जननिक कोशिका, ओके, प्राथमिक जननिक कोशिका। यहाँ पर मेल जर्म सेल है, ये आपकी शुक्रजन कोशिका। अगर और तो समझो ऐसे बोलो, जननिक कोशिका, जननिक कोशिका, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, जननिक कोशिका, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको यही नाम बताया है, ठीक है। इसकी प्लॉइडी कैसी हो, 2n। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो स्टेज आया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक स्टेज जो आया यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। लगातार डिवाइड ही तो रहा है, गुणन फेज मतलब लगातार डिवाइड ही तो हो रहा है, ओके। अब यहाँ से जो मेल जर्म सेल थी ये भी डिवाइड करेंगे, ये आपकी ग्रोथ करेंगे सेल्स में, सेल्स का क्या होगा, ग्रोथ। यानी अब ये जो सेल्स थी ये ग्रोथ करेंगी, ओके। ये सेल्स आपकी क्या करेंगे, ग्रो कर रही होंगी। प्लॉइडी 2n ही रहने वाला है, प्लॉइडी कैसा होगा, 2n ही होगा, ठीक। जब ग्रो करेंगी, अब बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बनाएंगे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब आपका क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। यानी अगर देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को क्या, मैंने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की सेल ली, ये आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की एक सेल मैंने ली, क्योंकि सबके साथ करेंगे तो स्पेस तो है नहीं, तो एक सेल लो, इसमें वो मियोसिस, ठीक। बनेंगे तो 2 ही सेल, ओके, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट मियोसिस, अब ये आपका सेकेंड मियोसिस, ठीक। 4 सेल्स बनी, यहाँ प्लॉइडी n हो जाएगी, यहाँ तो सबकी n, तो इसे बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, यहाँ मियोसिस सेकेंड, क्योंकि मियोसिस 2 बार होती है और गुणसूत्र नंबर हाफ हो जाती है, ठीक है। मियोसिस आपकी 2 बार होगी, मियोसिस संख्या बोल भी हाफ आधा हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेज हुआ है, ये स्टेज आपका ग्रोथ फेज होगा, यहाँ तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक ये आपका ग्रोथ फेज आएगा। अब इसके बाद की जितनी भी प्रोसेस हैं, इसके बाद सब मैचुरेशन फेज में आएंगे, मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैंने देखा कि लगातार मियोसिस करके 2 मियोसिस करके आपका कि ये चार आपकी क्या बना लेंगे, स्पर्मेटेड। और देखो यहाँ पर आपका इस सेल का नाम, जो 2 सेल्स बनी इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, मतलब द्वितीयक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका। अब ये जो 4 सेल्स बनी, इन चारों सेल को बोला गया स्पर्मेटेड,
स्पर्मेटिड या पूर्व शुक्राणु बोला गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर मियोसिस हुई। मियोसिस तो आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र नंबर आधी होती है, इसी नाम ही तो इसीलिए तो इसका नाम है अर्धसूत्री। आधा सूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधा होना। 2n से यहाँ क्या हो गया n, यहाँ भी क्या हो गया n, गुणसूत्रों की संख्या विल बी हाफ। तो यही तो है आपका क्या अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड बनने के बाद आपकी यहाँ से पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस खत्म। खत्म स्पर्मियोजेनेसिस, तो यहाँ आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस खत्म। अब यहाँ ये वर्ड और यूज होता है, ठीक है, मैं आपको यही बता दूंगा लेकिन प्रोसेस दूसरा कुछ होगा। ठीक, ये चारों जो सेल्स हैं स्पर्मेटिड की, ये फिर से अपने आप में थोड़ा चेंज करेंगी और स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, ये आपका हुआ स्पर्मेटोजोवा या स्पर्मेटोजोवा और स्पर्म भी कह सकते हो। ठीक है, शुक्राणु। अब फाइनली आपके शुक्राणु यहाँ पर बने। ठीक है, जो शुक्राणु का फॉर्मेशन फाइनली हुआ स्पर्मेटोजोवा यहाँ पर हुआ। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी आई है यहाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं शुक्र, ठीक है, कायांतरण। ठीक, शुक्र कायांतरण, ये भी हेडिंग भी है। तो इसमें पूरा मोटा मतलब अगर हमको समझाना चाहे पुलाइडियम नेम सेल स्टेज देखा, जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं, शुक्र जनन। ठीक, शुक्र जनन बोलो को शुक्राणु जनन बोलो, ज्यादा बेटर होगा। शुक्राणु जनन, ओके। शुक्राणु जनन में क्या देखा कि जो आपकी प्राइमोर्डियल सेल थी, ये आपकी लगातार डिवाइड करके मेल जर्म में परिवर्तन हुए। मेल जर्म में जब परिवर्तन हुए, इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा गया। मेल जर्म से लगातार अपने आप में ग्रोथ की, मतलब मेच्योर सेल को अपना बड़ा की, खा पी कर मोटा हो गई, इससे स्पर्मेटोसाइट हो गई। ध्यान रखना, मेल जर्म सेल खा पी कर मोटा हो गई, जिसे बोलेंगे ग्रोथ फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मतलब द्वितीय शुक्र कोशिका। द्वितीय शुक्र कोशिका में इसकी पोलैरिटी हलन होगी क्योंकि मियोसिस हुआ, मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से स्पर्मेटिड में बना, स्पर्मेटिड यानी सेकेंडरी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। ये सेम एज समसूत्री विभाजन की तरह होता है, तो इनमें गुणसूत्रों नंबर आधा नहीं होता है, गुणसूत्रों संख्या से आधा सिर्फ फर्स्ट पहली बार में होता है। मियोसिस सेकेंड आपकी समसूत्री विभाजन के बराबर होता है। आपने 11th एनसीईआरटी में सेल डिवीजन सेल साइकिल में पढ़ चुका है। उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है। स्पर्मेटिड आपका जो देखो यहाँ तक स्पर्मेटिड बन गया, नीचे छोड़ दो, इसके नीचे छोड़ दो, स्पर्मेटिड बन गया, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म। स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमोर्डियल सेल को स्पर्मेटिड तक कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब स्पर्मेटिड से फिर से चेंज होगा, स्पर्म बनेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है या शुक्र कायांतरण। ठीक है, ये आपकी टोटल प्रोसेस हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो आपकी बुक में एक छोटा हेडिंग भी है, स्पर्मियोजेनेसिस, 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 शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण। इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया और इसके बाद ज़्यादा कुछ जानना नहीं, बस ये जान लो स्पर्मेटिड जो आपकी थी, स्पर्मेटिड आपकी जो थी, ये आपकी स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुए। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म यानी शुक्राणु में कन्वर्ट हो गई। स्पर्मेटिड पूर्व शुक्राणु, पूर्व शुक्राणु। अच्छा, यहाँ से अब समझो, पूर्व मतलब पहले,
शुक्राणु के पहले क्या था? स्पर्मेटिड। उसी को कहा गया स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, दैट इज तो स्पर्मियोसिस या शुक्र कार्यांतरण। बस इसके बारे में आपको कुछ कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। और स्पर्मेटोजोआ में जब बनती है, ध्यान रखना आपकी क्या आपकी जो होता है आगे का जो स्ट्रक्चर होता है हेड रीजन, कैसे तो गोलनुमा हो जाता है। इसके बाद कह सकते हैं, इसमें एक चीज आप लिख सकते हो आप, इसके फलस्वरूप तब इस प्रोसेस में इसके फलस्वरूप ठीक, इसके फलस्वरूप क्या होता है, आपकी ये जो गोल ठीक है, गोल सी स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड कोशिका एक लंबे व पतले, ठीक है, कौड़ेनुमा ठीक है, कौड़ेनुमा शुक्राणु में बदल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, बस वही आपका जो स्पर्मेटिड कैसा था, राउंडेड था, वो आपके इसमें आपकी लंबी लंबी पतले नुमा कौड़े नुमा लंबा पतला सब कुछ हो जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर दिखा दिया, उसमें देख लो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये आपकी स्पर्मियोजेनेसिस खत्म। तो ये प्रोसेस और है, मतलब इसमें एक पॉइंट ये है कि जो आपकी शुक्र कायांतरण होती है, इसका जो समय पीरियड होता है, शुक्र कायांतरण, ठीक है, की प्रक्रिया सर्टोली की कोशिका के गर्तों में प्रारंभ होकर एपिडिडाइमस नलिका में पूरी हो जाती है। यानी कहा गया है जो शुक्र कायांतरण का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब शुक्र कायांतरण स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, सर्टोरी सेल की कोशिकाओं, जो सर्टोरी सेल की होती है, अपना सिर उसी में बता लेते हैं, वहां से उनका नेचुरेशन, मतलब वहां से पोषण का शुरू, और ये एपिडाइमस जाकर पूरी होती है, ठीक है, एपिडाइमस में जाकर पूरी होती है, गर्तों में प्रारंभ होता है, सॉरी होकर, ये क्या है, होकर एपिडर्मिस नलिका में पूरी हो जाती है। ये आपका स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। अब कहते हैं शुक्राणु हार्मोन का नियम। शुक्राणु जनन के लिए हार्मोन्स का नियम बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियमन, जो शुक्राणु प्रोसेस होती है, इसको हार्मोन ही कंट्रोल ही करते हैं, समझो। जब आपकी शुक्राणु जनन प्रोसेस स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, शुक्राणु जनन प्रक्रिया आपकी यौन अवस्था में स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। यह प्रक्रिया या यौन अवस्था, ठीक है, यौन अवस्था वही अवस्था में प्रारंभ होती है, और जो यौन अवस्था होती है मेल में, आप 50 to 70 ईयर समझ लीजिए, और 50 से 60, मतलब 15-16 वर्ष मेल में, और फीमेल में 12 से 13 साल स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको ये पॉइंट इसलिए लिखाया है कि जो शुक्राणु जनन होती है मेल में, ये शुक्राणु जनन की प्रोसेस यौन अवस्था में स्टार्ट होती है, मतलब 15 से 16 वर्ष के एज में स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में यह एम्ब्रायो में स्टार्ट होती है। मतलब बड़ी अजीब बात है। यानी जब फीमेल में क्या होता है, जो ओजेनेसिस होती है, जैसे इसमें शुक्राणु जनन है,
स्पर्मेटोजेनेसिस से अंड जनन होता है, डाढ़ जनन, oogenesis वो प्रक्रिया आपकी एम्ब्रायो मतलब जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसमें ही प्रोसेस चलने लगती है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको लिखाया है। तो होता क्या है, हार्मोन का रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सबका बाप होता है, ठीक। हाइपोथैलेमस जो होता है, थैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड से बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये कहता है, ये निकालता है GnRH, ठीक है, GnRH। GnRH को बोलते हैं गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म ये है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अगर इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं, तोड़ के समझो, आप खुद ही समझ जाओ कि कहना क्या चाह रहा है। गोनैड्स, गोनैडोट्रोपिन मतलब गोनैड, ऐसे समझो गोनैड। गोनैड मतलब जानते क्या होता है? गोनैड मतलब टेस्टिस ओवरी, वही, हाँ, टेस्टिस ओवरी, जो टेस्टिस और ओवरी होती है उसे गोनैड्स बोलते हैं। जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो या जिसमें गैमेट बने, ऐसा समझो, जिसमें गैमेट बने उसको गोनैड बोलते हैं। तो गोनैड में ट्रोपिन मतलब मूवमेंट करा सके, कुछ ना कुछ कराए, रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करो जो गोनैड्स में कुछ ना कुछ कराए, मतलब गोनैड्स क्या करेगा, उसमें सिर्फ गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी वो गोनैड से गैमेटोजेनेसिस कराए। अब हाइपोथैलेमस सिर्फ ऐसा हार्मोन निकाल रहा है, ठीक है। तो GnRH का जो रिसेप्टर होता है, GnRH जाकर पिट्यूटरी बोलता है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर नहीं, पिट्यूटरी के दो भाग है, एंटीरियर पोस्टीरियर। अभी आप समझोगे, 11th एनसीईआरटी में सब पढ़ रखा है भाई साहब, फिजियोलॉजी न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, नहीं, हाँ, न्यूरल नहीं, केमिकल हार्मोनल में, तो ये काम करता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, ईयर। तो जीनस का क्या काम करता है, एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी तो आपकी इसे बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। एंटीरियर मतलब अग्र, पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ग्लैंड, ये भी आपकी सीक्रेट कर रही है, ठीक है। तो आपकी दो सेल्स निकालती हैं। तो आपका जो एक एफएसएच है, एक एलएच है। एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में ना रखना, इंग्लिश में है तो इंग्लिश फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछेगा। एलएच को ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, एलएच यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो आपका जो एलएच होता है, इधर एलएच लिख लो, आप इधर एफएसएच लिख लो, ठीक है। पहले एलएच की, एलएच एक्ट करता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एक निकालता है एंड लेयर्डिंग सेल्स, ठीक है, निकालता है लेयर्डिंग सेल्स। तो एलएच कहाँ कहाँ करता है, लेयर्डिंग सेल्स पे। लेयर्डिंग सेल्स कहाँ थी, सेमिफेस्ट वीडियो आपने स्ट्रक्चर देखा तो लेयर्डिंग सेल थी। एलएच काम करता है लेयर्डिंग सेल्स पे, और लेयर्डिंग सेल्स को कहता है बेटा तुम निकालो एंड्रोजन, तुम निकालो एंड्रोजन। एंड्रोजन आपका नर हार्मोन, ध्यान है, ग्रुप ऑफ हार्मोन होता था, इसको मैंने बताया था। एंड्रोजन, एंड्रोजन का एक मेंबर क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये एंड्रोजन का एग्जाम्पल है, एक मेंबर है, ठीक है। तो लेनिसेल किस पे काम करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन वो नर हार्मोन है, उसका एक मेंबर है क्या, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन मैंने वहां पर बताया था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी द्वितीयक लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है।
यानी आपका सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब द्वितीयक लैंगिक जनन का फॉर्मेशन करेगा, उनका कैरेक्टर वो मतलब द्वितीयक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपके अंदर दिखने लगेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ भी करेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करेगा। ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। जबकि एफएस की बात करें, एफएसएच ये काम करता है सर्टोली सेल पे। एफएसएच कहाँ काम करेगा? सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल ओके। सर्टोली सेल को बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका या नलिका, शुक्र जनन नलिका को सर्टोली सेल को सर्टोली कोशिका ही बोलते हैं, सर्टोली कोशिका ही बोला जाता है, ठीक है। जो आपकी सर्टोली सेल्स होती हैं इस पे काम करता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्टोली सेल 2 वर्ग याद रखिए, ठीक है। इससे मेल की बात हो रही है, फीमेल भी इन दोनों का काम अलग अलग है। मैं सिर्फ अभी मेल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना फीमेल में इसके काम अलग हैं, ठीक है। जो आपके सर्टोली सेल है ये आपकी पहले कुछ फैक्टर निकालते हैं जो आपकी स्पर्मियोजेनेसिस कराते हैं, आपके शुक्र कायांतरण कराते हैं, शुक्र कायांतरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कराते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस शुक्र कायांतरण कराते हैं फैक्टर। दूसरा ये निकालते हैं इनहिबिन, ठीक है। ये आपके निकालते हैं इनहिबिन हार्मोन, ठीक है। ये इनहिबिन हार्मोन ऐड करता है जीएनआरएच को, ठीक है। सॉरी ये आप काम करता है जीना नहीं, हाइपोथैलेमस पर, तो हाइपोथैलेमस काम करता है, कहता है बच्चा जीएनआरएच मतलब जीएनआरएच निकालने के लिए रहने दो, क्योंकि अगर ये इनहिबिन ना होगा, जीएनआरएच लगातार निकलेगा, लेडीज से लगातार निकलेंगे, एंड्रोजन लगातार निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन लगातार निकलेगा, अपना काम तो तक कर लगातार गैमेटोजेनेसिस होती रहेगी। वहीं सर्टोली से लगातार फैक्टर निकालेंगे जो स्पर्मियोजेनेसिस कराएंगे, ये लगातार प्रोसेस होगी, आपकी बॉडी में जरूरत नहीं है अब, उसके बाद भी होती रहेगी। अगर ये लगातार होती रहेगी तो एनर्जी का होगा लॉस। ध्यान रखना, इसे समस्त मतलब इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं 2 चीज बताना चाहते हैं, फर्स्ट एनर्जी, दूसरा वाटर, 2 चीज बताओ। वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं, 2 चीज पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब 2 चीज बचाना चाहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एनर्जी बताने के लिए अब उसको चाहिए कि अब मुझे जीएनआरएच नहीं निकालना है तो इनहिबिन निकलेगा, सर्टोली सेल निकालेंगी, सर्टोली से हाइपोथैलेमस काम करेगी, हाइपोथैलेमस को बोलेंगे अब रहने दो जीएनआरएच निकालने के लिए, यानी प्रोसेस आपकी कहाँ पर खत्म होती है, यानी हार्मोनल रेगुलेशन शुक्रिया। हार्मोनल रेगुलेशन के बाद एक हेडिंग आपके लिए बचता है शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म तो आपने बना लिया, अब स्पर्म की संरचना भी तो देख लो, स्पर्म आखिर होता कैसे है। अब हम मेल स्पर्म के बारे में देखते हैं। मेल स्पर्म के स्ट्रक्चर देख लें तो उसके फंक्शन लगभग समझ जाएंगे। देखो ये आपका ये आगे निकला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम, अग्रपिंडक, अग्र मतलब आगे का पिंड, ठीक है। ये इसमें होता है हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, जब ये स्पर्म आपके ओवम को भेद रहा होता है उस समय ओवम के चारों तरफ हाइलुरोनिड नाम की सेल्स होती हैं, उसको तोड़ने के लिए ये एंजाइम लगता है। आकर एक बार ध्यान हो, किसी तोड़ने के लिए जैसे कि प्रोटीन तोड़ना है, ठीक है, प्रोटीन तोड़ना है, प्रोटीएज लगा दो, एज लगा दो मतलब एंजाइम हो गया जो प्रोटीएज है, प्रोटीन को तोड़ डालेगा, ठीक है। इसी प्रकार होती है हाइलुरोनिक सेल होती हैं जो एक के चारों तरफ पाई जाती हैं, उनको तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अगर ये एंजाइम अगर एक्रोसोम को काट दिया जाए, क्वेश्चन बनता है, यदि एक्रोसोम को काट दिया जाए
तो क्या होगा, अगर एक क्रोमोसोम को काट दिया जाए तो उसमें हाइलोरोनिडेज नाम का एंजाइम नहीं होगा। अगर हाइलोरोनिडेज नाम का एंजाइम नहीं होगा तो इसकी औकात नहीं है स्पर्म की ये एक को भेद सके, इस यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, ये आप क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है, आप इसको लिख लेना, मैं बता दिया आपको, समझा दिया। तो ये आपका हेड रीजन, ये आपका नेक रीजन और आपका ये टेल रीजन होगा। ठीक, तो इसमें आपने देखा है क्रोमोसोम बारे में, ये आपका इसमें क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, इसमें आपके क्रोमोसोम मटेरियल होते हैं। मतलब जब एक क्रोमोसोम भेदेगा तो ये मटेरियल एक के अंदर एंट्री करेगा, इसी में आपकी सेल्स होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक रीजन में आपका सेंट्रियोल होता है, ट्रियोल तारक केंद्र। ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया है कि तारक केंद्र सेंट्रियोल किस रीजन में होता है, तो वो नेक रीजन में होता है। और इसको याद रखना, हाइलोरोनिडेज एंजाइम कहाँ होता है, एक क्रोमोसोम में होता है, वो भी हेड रीजन में होता है। और तारक के सेंट्रियोल कहाँ, नेक रीजन में होता है। पर जो आपकी हेड रीजन देखा मैंने, क्या एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम में क्या पाया, हाइलोरोनिडेज, और जिसमें क्या पाती है, न्यूक्लियस कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें न्यूक्लियस आपका क्रोमोसोम मटेरियल इसमें होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक का फ्यूजन होता है, तो ये मटेरियल आपका एक के अंदर जाएगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। नेक रीजन में आपका सेंट्रियोल होता है। क्वेश्चन बेबी नोटेड, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आपका नेक रीजन में होता है, पूछा जाता है। और ये बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आप लिख लो इसे, सेंट्रियोल एग में नहीं पाया था, मतलब फीमेल ओवम में, फीमेल अंडार जो होता है उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जिसके बता उसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, मियोसिस कंप्लीट नहीं हो पाती, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, मियोसिस कंप्लीट नहीं होती। तो यही अपना सेंट्रियोल उसको देता है ताकि वो मियोसिस कंप्लीट कर पाए। तो उसके मियोसिस सेंट्रियोल जो होता है तारक केंद्र इसके निक रीजन में होता है। ठीक है, ये निक रीजन हो गया। और ये आपका मिडिल पीस हुआ, ये आपका मिडिल पीस हुआ। तो मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी क्वेश्चन बनता है, जो मैं क्वेश्चन बोला उसको लिख लीजिएगा आप। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, मिडल पीस में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी देती है, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी ईटीएस चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस जैसी चीजें चलेंगी जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी का प्रोटेक्शन करती है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस, ऊर्जा का घर, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा गया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगी, एनर्जी देंगी इसे। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रही है। अब मोटिलिटी कहाँ आ रही है इसमें, टेल में, टेल का मूवमेंट होता है। इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मेल स्पर्म क्या करता है, मूव करता है, लेकिन फीमेल वो मूव करने की उसमें औकात नहीं होती है। तो मेल स्पर्म में औकात होती है कि वो क्या करे, मूव कर सके। तो यहाँ हमने स्पर्म के बारे में डिटेल स्टडी, हमको लगता है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये तो आपको चारों तरफ से को क्या करेगी, ढकेगी, चारों तरफ शुक्राणु को ढकेगी, उसका काम ही, झिल्ली का काम ही चारों तरफ ढकना। और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस से बना है भैया, मियोसिस में जो भी चीजें बनती है उसको क्रोमोसोम नंबर में हाफ, यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होगी, अथी होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होगी, और सूत्री होगा, और सूत्री की वजह से बना है चूंकि, तो उसमें क्या क्रोमोसोम नंबर भी हाफ, क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो जाएगा, सूत्र की संख्या आधा होगी। और हाइलोडेज एंजाइम की बात मैंने बता दी, ये क्या करता है, हाइलोडेज ये आपका जरूरी है किसकी समय, जब आपका एक को फ्यूज करने जाएगा तो उस ये जरूरी है। अगर एक क्रोमोसोम को काट दिया जाए तो ये नहीं, हाइलोडेज ऐसे नहीं होगा। हाइलोडेज अगर नहीं होगा तो हाइलोनिक आपकी सेल को नहीं तोड़ पाएगा, हाइलोनिक सेल को नहीं तोड़ पाएगा तो ये एक को फ्यूज नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी औकात नहीं है कि ये को फ्यूज कर सके, किसका खत्म। ठीक है, अग्रपिंड भी खत्म है, क्रोमोसोम खत्म। अब बात करते हैं अग्रपिंड का निर्माण। ध्यान रखना, अग्रपिंड का फॉर्मेशन कौन करता है, अग्रपिंड का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती है। एक क्रोमोसोम या अग्रपिंड बोलो, अग्रपिंड का फॉर्मेशन, अग्रपिंड का फॉर्मेशन आपकी करती है गोल्जी बॉडी, गाल्जी काय। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसके पास सेंट्रियोल तो होता है, सेंट्रियोल कहाँ होता है, नेक रीजन में। टेल के बारे में लिख दीजिए, हेल्प इन मोटेलिटी। ठीक है, हेल्प करता है, मदद करता है, मूवमेंट, मोटिलिटी मतलब गतिमान या मूवमेंट में, स्पर्म के मूव करने में, चलने में, ये आपकी टेल मदद करती है। एनर्जी टेल को कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपकी जो होती है ये एनर्जी तो देती है, साथ में आपकी स्पाइरली अरेंज होती है। स्पाइरली अरेंज मतलब ये देख रहे हो, ऐसा लगता है किसी पेन चाह तो ऐसे घूमी हुई स्ट्रक्चर हुई है। यस, ये जो घूमी हुई स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ऐसे, उसे बोलते हैं स्पाइरली अरेंज। आपका जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम अग्रपिंड, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो कि ये पूंछ होती हैं, इसकी जो टेल होती है, टेल रीजन, टेल जो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, सूक्ष्म नलिका का, ठीक है, सूक्ष्म नलिका का बना होता है, जिनका अरेंज 9+2 अरेंजमेंट। बस तो आप इतना याद रखना 9+2 का अरेंजमेंट, क्योंकि ये आपका भी 11th एनसीईआरटी में ही बताया गया है। 11th एनसीईआरटी में आप जब सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें दिया गया है आपकी तारकाय, नहीं सेंट्रियोल पढ़ोगे, सेंट्रियोल, उसी में 9+2 का अरेंजमेंट उसमें बताया गया है आपको। तो उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इन सूक्ष्म नलिका माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, उनका अरेंजमेंट 9+2 होता है। तो यहाँ पे जो टेल है ये भी 9+2 का अरेंजमेंट होता है, वहां से उसका क्वेश्चन आया है। अब याद रखने वाली चीज ये है, ठीक है, 3 पॉइंट बोल रहा हूँ, इसे याद रखना। पहला, एक बार जब इजैकुलेशन होता है, मतलब एक बार जब आप फर्टिलाइजेशन करते हो, फर्टिलाइजेशन या एक बार जब आपका, समझो एक बार जब टोटल स्पर्म निकलता है, स्पर्म जब आप एक बार एजुकुलेशन करते हो या इजैकुलेशन या मैथुन करते हो, ठीक है, एक बार मैथुन करने पे आपकी 200 से 300 मिलियन या 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़, ठीक है, 20 से 30 करोड़, या इसे बोलते हैं 200 से 300 मिलियन भी बोला जाता है, 200 to 300 मिलियन आपके स्पर्म निकलते हैं, ठीक है, 200 से 300 मिलियन या 20 से 30 करोड़ आपके स्पर्म रिलीज होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, जो आपके स्पर्म निकलते हैं, आपके इसमें से 60% स्पर्म, ठीक है, आपके जिसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल व समान आकृति व आकार के होने चाहिए, सामान्य आकृति व आकार के होने चाहिए, ठीक। और इसमें 40% स्पर्म की मोटेलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब तीव्र गतिशील होने चाहिए, यानी आपकी 40% तीव्र गतिशील होने चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, ठीक। अब यहीं पर आपका स्पर्म टोटल खत्म होता हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेनेसिस के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।